Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Sathology builds your identity and mythology actually destroys your identity. There is a lot of proofs of the Vedic culture, Ramayana, Mahabharata. It has been conclusively proved, and also it has conclusively proved that Aryans is the name given to people living in India, people living between Himalaya and Vindhyachal. And that is called Aryavrat. And the migration happened from India to the other parts of the world. And there's a very interesting migration also, which is happening today, which is the migration of cows, Govansh, from Bharat to the world. And which is a healthy thing as well as not a healthy thing, healthy for others also, but at the same time depleting the Bharatiya Govansh. So I have very, very special guest today, and उन्होंने इसी पे काम किया है. The show will be in Hindi. So without delay, let's welcome वैद्य राजेश कपूर. नमस्कार राजेश जी. नमस्कार. So जो जिस संस्कृत में जो विष्णु सहस्त्र नाम एक प्रेयर आती है, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. वेरी ब्यूटीफुल. ये भगवान कृष्ण भीष्म बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को. यहाँ पे ब्राह्मण्य गो देवाय, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च. The well-wisher of cows as well as Brahman. Brahman means a teacher, especially person who is teaching Astikya on Vedic culture. So why so much importance is given to go to cow in our Shastra, and then we move on to the Govansh. Rajesh ji, can you hear me? जी मुझे सुनाई दे रहा है जी. Should I start? हाँ जी, कोई प्रश्न करेंगे? हाँ, मैंने आपसे प्रश्न किया कि जो हमारे शास्त्रों में गाय और ब्राह्मण दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है और कि दोनों इम्पोर्टेंट है समाज के लिए. तो इतना इम्पोर्टेंस जो दिया भगवान भीष्म बोल रहे हैं, नमो ब्राह्मण ने उनको कृष्ण को गो ब्राह्मण ने हिताय च, द वेल विशर ऑफ काउस एंड ब्राह्मण. व्हाई इज दैट सो? जी देखिए, और ब्राह्मण को बराबर किया है, इसका मतलब तो यही होना चाहिए, लगता होगा सबको, कि दोनों समाज के लिए बहुत कल्याणकारी हैं, इसलिए दोनों को समान कह दिया. ब्राह्मण कैसे कल्याणकारी है? अगर हम अपना इतिहास उठाकर देखें तो हजारों लाखों नहीं करोड़ों वर्ष पहले से, जब से सृष्टि की रचना हुई है, हम तो मानते हैं कि मानव जो है तभी से निर्माण हो गया था मानव का. तो तब से लेकर अब तक जिसने समाज को ठीक रास्ते पे चलाने के लिए सबसे अधिक त्याग और बलिदान किए हैं, वो सबसे अधिक ब्राह्मणों ने किए हैं. वैसे तो हमारी परंपरा में आपको सभी संप्रदाय के ऋषि मुनि मिल जाएंगे. अब वाल्मीकि तो कोई ब्राह्मण नहीं थे ना, पर आपको सभी संप्रदायों के जो वैदिक ऋचाएं हैं वो महिलाओं ने और गैर ब्राह्मण जो हैं उन्होंने भी ऋषियों ने लिखे हैं. पर सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की है और सबसे अधिक त्याग और ज्ञान की पराकाष्ठा, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को, सृष्टि के रहस्यों को सबसे अधिक किसी ने जाना और केवल 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 मानव और सृष्टि के कल्याण के लिए काम किया, तो ब्राह्मण है. अब ये ब्राह्मण का इतना बड़ा योगदान हमको समझ नहीं आता. जब आजकल के ब्राह्मणों को देखते हैं तो उसमें से कुछ अपवाद को छोड़ दें तो बाकी ब्राह्मणों का ना अध्ययन, साधना, तपस्या वैसी नजर नहीं आती है हमको. तो इसलिए हमको ये कल्पना नहीं हो पाती कि वास्तव में ब्राह्मण का इतना सम्मान किस कारण से भारत में हुआ. तो यदि अतीत को देखें तो हमको ये बात समझ आएगी. अब इतना सम्मान हमने ब्राह्मण का किया तो फिर गाय को उसके समान क्यों कह दिया? अब गाय के बारे में अगर हम देखें तो गाय से क्या क्या हो सकता है ये बताना बहुत मुश्किल.
ना कि मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझ आया हूं। आप देखिए हमारे 2 मानव जीवन के जो बताए गए हैं, या 4 भी पुरुषार्थ कह सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति गाय से कैसे हो सकती है। और एक कहते हैं, एक इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण है, इसको 2 भागों में बांट दिया है मानव कल्याण को। तो जो इस लोक में जो हमारे कल्याण के कार्य हैं वो गाय से प्राप्त हो रही हैं, सारे के सारे। स्वास्थ्य है, समृद्धि है, मन की प्रसन्नता है, और उसके बाद जो पारलौकिक है, वैकुंठ की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। आपको स्वर्ग में नहीं जाना है ना, कहीं और नहीं जाना है। स्वर्ग में तो भोग कर वापस आ जाएंगे, सीधे वैकुंठ में, जहां से कभी प्रभु के चरणों से वापस नहीं आना पड़ेगा। वो कौन देने वाली है? गाय। तो गाय के बारे में इतना कुछ कहा है। अब वैकुंठ में तो कभी गया नहीं, और कभी भगवान ने भेजा होता तो वापस आता भी नहीं, इसलिए वहां के बारे में तो मैं वर्णन करूं ये मेरा अधिकार नहीं है। पर यह निश्चित है कि स्वर्ग के सुखों से बहुत बढ़कर होगा वो। इन स्वर्ग के सुख, लौकिक सुख सारे के सारे वहां मिलते होंगे, उससे भी ज्यादा अधिक है। तो जहां पे जरा मृत्यु है ही नहीं, उससे भी कहीं अधिक सीधे भगवान में ही समा जाना, स्वयं साक्षात भगवान हो जाना, ऐसा विद्वान बताते हैं। ये तो है परलोक की बात। पर इहलौकिक सुख, उसके बारे में मैं कुछ बात कर सकता हूँ, उसमें मेरा अनुभव है। वो आप देखिए क्या क्या है। देखिए, मानसिक रोग, मानसिक प्रसन्नता और आनंद, जितने मानसिक रोग है, अल्जीमर, पार्किंसन, हॉटकिन डिजीज, ये जितने भी मानसिक रोग हैं, इन सभी के लिए गाय के घी का प्रयोग हम खूब कर रहे हैं। और अब तो आपके अमेरिका में भी शुरू हो गया, आपका मतलब जो अमेरिका है, और यूरोप के देशों में भी शुरू हो गया। गाय को गले लगाओ और उसके लिए सैकड़ों नहीं हजारों रुपया दो, और मानसिक रोगी उससे ठीक हुए हैं। ये आप लोग व्यक्तिगत अनुभव है आप सबका, तो कईयों का है ना। तो इस प्रकार का मानसिक रोगों का कल्याण की बात है, तो गाय के द्वारा हम पंचगव्य से कर रहे हैं, घी के द्वारा कर रहे हैं। और केवल गाय के संपर्क में बैठने से, मैं तो लोगों को कहा करता हूँ, यदि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो पीपल के नीचे जाकर बैठ जाना। रविवार के दिन मत बैठना। रविवार को क्यों नहीं बैठना, ये मेरे से मत पूछिए। आप कहेंगे क्यों ना पूछे, इसके लिए मेरे पास क्लिनिकल एविडेंस है कि पीपल के नीचे बैठे तो हमारे जस्टिस दिनेश मोंगा है, वो पीपल के पास जब से जाने लगे तब से वो कहते हैं, मैं वैजी बहुत आनंदित और प्रसन्न और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता हूँ। और एक दिन मैं गया, उस दिन सोमवार था, उनसे मिले तो उन्होंने बताया कल रविवार था, कल मैं पीपल के नीचे बैठ गया, भूल गया कि पीपल के पास रविवार को नहीं जाना। आज मैं तनाव से प्रातः ही भरा हुआ था, पूरा तन और मन दोनों अस्वस्थ हो गए। तो ये पुराण कहता है। अब इसके ऊपर वैलिडेशन आप लोगों को, किसी वैज्ञानिक को करनी है तो कर लीजिए। मैंने क्लिनिकल ट्रायल कर लिए, आप जब चाहें कर सकते हैं अपने ऊपर। तो रविवार का दिन छोड़ दीजिए, पीपल के नीचे बैठिए, अथवा देसी गाय के पास जाकर बैठिए। यदि आप आधे घंटे में प्रसन्नता से, आनंद से भरे हुए लौटकर नहीं आएंगे, सारी दुख चिंताएं भूल नहीं जाएंगे, तो आप कहिएगा कि मुझे बोलने का, बात करने का मंच पे कोई अधिकार नहीं है। कभी नहीं होगा ऐसा। आप सदा आनंद से भरे हुए वापस आएंगे। क्या है पीपल के नीचे और गाय के पास? वो अद्भुत ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, देव शक्तियों का वास है वहां पर। तो ये लौकिक उपलब्धि मैंने आपको बताई। उसके बाद फिर शरीर के रोग, पाचन के रोग, स्त्रियों के रोग, गठिया के रोग, शरीर के जोड़ों के दर्दों के रोग, और किडनी फेलियर, रेनल फेलियर, लिवर फेलियर, उन सब में गौमूत्र का प्रयोग किया। अभी अभी एक प्रयोग हुआ, हमारे एक नौजवान साथी हैं, यहाँ पास ही रहते हैं, 40-45 किलोमीटर पे, वो बिल्कुल शुद्ध पहाड़ी गाय लेकर आए ढूंढ कर, घर पे रख ली। और वहां से उनसे 15 किलोमीटर की दूरी पर कैंसर का एक रोगी था, जिसको पीड़ा के कारण बहुत तेज इंजेक्शन, पेन किलर देने पड़ते थे। अब उनका लास्ट स्टेज थी। इन्होंने ले जाकर ये पहाड़ी गाय का मूत्र दे दिया, छना हुआ। उस दिन इंजेक्शन नहीं लगा। उसके बाद से उनकी पीड़ा
केवल इस गौमूत्र से ठीक हो जाती है, जिसके ऊपर आप लाखों रुपए की दवाएं पेन किलर के रूप में दे देते हैं। ठीक भी तो हुए हैं कई लोग ये कैंसर के, केवल देसी गाय का मूत्र, जिसको आहार चारा विष वाला ना दिया गया। अब विषाला आहार देंगे तो कहते हैं गाय सारे विष को पचा लेती है, पर एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि नहीं होता हर चीज का, एक पराकाष्ठा होती है कि नहीं। तो पराकाष्ठा आ गई, आप कब से गाय को विष दे रही हैं, वो विष को समाप्त करने की उसकी क्षमता है, पता नहीं कब की समाप्त हो गई। तो उसके गोबर, घी, दूध, दही, हर चीज में, मूत्र में विष आ रहा होगा ना, तो वो तो प्रभाव ज्यादा नहीं करेगा। तो यदि आपकी गाय जंगल में चरने वाली है और देसी गाय है, तो उसके मूत्र से कैंसर भी ठीक होगा। कीमोथेरेपी से तो कोई विश्व में अभी तक ठीक हुआ नहीं है। जिसको इलाज किया वो कैंसर से ही मरा और 10 से 20 लाख रुपया ले लिया मारने का। है ये क्या खेल चल रहा है। तो खैर, गाय की सहायता से हम इन सब मुसीबतों से पार पा सकते हैं। अब ये तो शरीर के लगभग सभी रोग, यदि अब भारत सरकार का एक कंपेडियम है, शोध पत्रों का संकलन है, 2014 में पंचगव्य के ऊपर भारत सरकार ने एक सेमिनार किया था राष्ट्रीय स्तर का। विदेशियों के भी पत्र उसमें लिखित आए थे। उसमें जो कंपेडियम छपा, काफी बड़ा, लगभग मेरा 3 किलो से अधिक का होगा वो कंपेडियम, काफी बड़ा वो छपा। उसमें जितने दुनिया के रोग हैं सभी के बारे में कोई ना कोई शोध पत्र है कि गोबर, गौमूत्र, घी, दूध, दही से ये भी रोग ठीक होता है, ये भी ठीक होता है, ये भी होता है। और आयुष डिपार्टमेंट है, उसने 4-5 केंद्र सरकार के विभागों की कोलैबोरेशन में कार्यक्रम किया। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था वहां पे। तो आप देखिए, सभी रोग रिसर्च पेपर कह रहे हैं, मेरे जैसा वैद्य नहीं, रिसर्च पेपर। तो ये इस प्रकार से, ये सांसारिक तो सभी लाभ उससे मिलते ही हैं। अब ये तो हुआ स्वास्थ्य की बात, अब समृद्धि की बात कर लीजिए। अभी गडकरी जी ने गोबर पेंट की मार्केटिंग करवाई है खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से। 1 साल भी नहीं बीता, करोड़ों रुपए का पेंट बिक गया। आपके प्लास्टिक पेंट से, डिस्टेम्पर से अधिक अच्छा प्रभाव इस पेंट का आ रहा है। एक तो मूल्य कम हो गया, आधा मूल्य हो गया, और दूसरे, दीवारों से जो आपके पेंट में से ऑक्साइड निकलते हैं और आपके किडनी लीवर को डैमेज करते हैं, आपके स्नायु तंत्र को खराब करते हैं। आपको सुंदर तो लगते हैं वो पेंट, पर वो सुंदर, अब डेथ वारंट सुंदर हो तो उससे तो कोई ऐसा नहीं होता कि जीवन लंबा हो जाए। जो मृत्यु का संदेश है तो मृत्यु का ही रहेगा। तो उसमें जो ऑक्साइड निकलते हैं वो तो आपके शरीर के पूरे तंत्र को खराब करते हैं। वो पेंट या पेपर, जो आप सिंथेटिक पेपर, प्लास्टिक पेपर को लगा रहे हैं, वो सभी के सभी वो आपको तो बीमार बना रहे हैं। उसके विपरीत ये गाय के गोबर से जो बना पेंट, कितने भी रंग बना लीजिए, इसमें सफेद रंग का बनता है, उसमें 2-4 केमिकल भी पड़ते हैं, पर उन केमिकल को तो न्यूट्रलाइज कर देता है गोबर को। उसको दीवार पे लगाया तो उसमें तुरंत मन को आनंद अनुभव होता है, पता चलता है कि इसमें कुछ सकारात्मक ऊर्जा है। और बाहर से और अंदर में 5-7 डिग्री का तापमान का फर्क पड़ जाता है। यदि आपका बाहर -5 है तो अंदर जो है वो आपका 0 पे या +1 पे आ जाएगा या +2 पे आ जाएगा तापमान, इस पेंट के कारण। ये स्वास्थ्य वर्धक है और सभी प्रकार के रोगाणु, कीटाणुओं को ये समाप्त कर देता है। इसमें कोई विषैला पदार्थ डालने की को जरूरत नहीं है। ये करोड़ों रुपए का पेंट बिक गया। तो गोबर तो सोना देने लगा है, पर उसकी मशीनरी है 15 लाख रुपए की पेंट बनाने की। हमने बना दी मशीनरी अपनी। हम तो भारत के लोग वो करते हैं ना जुगाड़, हमने जुगाड़ कर दिया। 15 लाख रुपया मेरा किसान कहाँ से लाएगा। हम पेंट बनाना सिखाते हैं, सामग्री के ऊपर 30,000 रुपया लगता है, रॉ मटेरियल के ऊपर, पर जो उसको बनाने का प्रोसेस है उसके ऊपर, वो फैक्ट्री बनाने में 10,000 रुपया लगता है। कहाँ 15 लाख और कहाँ 10,000, पेंट बन जाता है। पेंट तो एक बना, उसके बाद फिर हम गोमूत्र, हमारे भारत के एक राकेश अग्रवाल जी IITian है, वैज्ञानिक हैं। अभी तक हम क्या करते थे, डिस्टिलेशन करते थे गोमूत्र की, फिनाइल बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए,
वो उसका अर्क बनाओ, फिर जो नीचे बच गया सॉलिड उसकी घनवटी बनाओ, फिर दोनों को खाओ, तब जाके लाभ होगा। ऐसा बड़ा लंबा काम था, पर उन्होंने, राकेश अग्रवाल जी ने अपना पूरा प्रोसेस पेटेंट भी कर लिया और सबको खुले रूप से बता दिया, कुछ नहीं लिया। और उन्होंने बताया किस तरह से हम गौमूत्र को बिना पकाए और अर्क से और घनवटी से भी कहीं अधिक गुणवान बना सकते हैं, केवल उसको एल्कलाइन कुछ डालकर, 2-3 डालकर। और उन्होंने 1-2 काम और कर दिए, वैज्ञानिक करते हैं वो हम नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने उसका रंग बदलने के लिए उसमें कुछ केमिकल डाल दिए, पर वो सिंथेटिक केमिकल हम नहीं डालते, क्या जरूरत है रंग बदलने की। फिर उन्हें फ्लेवर के लिए कुछ सिंथेटिक उसमें डाल दिए चीजें, वो हम नहीं डालते, हम एसेंशियल ऑयल डाल देते हैं, कपूर पीस कर डाल दिया, पेपरमिंट डाल दिया। तो हमने राकेश अग्रवाल जी के द्वारा जो हमको भारत को एक देन है, उसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन अपने हिसाब से कर दिया, तो उसका परिणाम अति उत्तम है, हर रोग के ऊपर काम करता है। किडनी और लीवर फेलियर के ऊपर भी काम करता है, और कैंसर पे तो करता ही करता है। तुरंत अच्छे परिणाम आते हैं, महिला रोग जितने सब पे काम करता है ना, गायनी की जितनी प्रॉब्लम है सबके ऊपर। तो गौमूत्र को कितना मूल्यवान बना दिया, 300 रुपए 500 रुपए लीटर बिक रहा है गौमूत्र है, ये जो उन्होंने बना दिया रसायन। इससे पहले भी 200-300 रुपए लीटर बिकता था अर्क बनाकर, पर ये उससे बहुत श्रेष्ठ है। खर्चा कम हो गया, मेहनत कम होगी, गुण बढ़ गए। तो ये दूसरा देखिए आप, आर्थिक रूप से हमारे किसान को कितनी आय हो जाएगी। धूप बत्ती तो बनाते ही है, तो आपको पिछली बार भी बताया था, हमने कई फॉर्मूले बना दिए हैं। लोगों के पास तो 2-3 फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि मैं वैद्य हूँ सौभाग्य से, इसलिए मुझे जड़ी बूटियों का पता है। हम तो 10 तरह की जड़ी बूटियों की अलग अलग प्रकार की धूप गोबर से बना देते हैं, और उसको जलाने से चमत्कार होता है। आप कहेंगे चमत्कार क्या होता है, आप बंद कमरे में बैठे हैं, जो यूरोप के रहने वाले लोग हैं जहाँ पे माइनस टेम्परेचर 10-20 है, वो तो डबल वॉल शीशे की है, अंदर एयर कंडीशनिंग है, उसमें बैठे हैं, तो ऑक्सीजन का क्या काम है, वो तो कुछ नहीं मिलता उनको, ताजी हवा से तो वंचित है। वहां ये गोबर की धूप जला दो देसी गाय की, आप देखेंगे इतनी ऑक्सीजन बनेगी, आपको पता चल जाएगा ऑक्सीजन भरपूर है यहाँ पे। कोरोना में जिनके पास ऑक्सीजन की कमी लगी, ये धूप जलाओ। भारत में तेज गर्मी में, अमेरिका में भी जहाँ पे तेज गर्मी में एसी लगाए, ऑक्सीजन उनके पास भी नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य का स्तर तो गिर ही जाएगा। वहां पे धूप जलाओ, आप देखेंगे तुरंत ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और इतना बढ़ जाएगा कि बिना किसी टेस्टिंग के आपको पता चलेगा ऑक्सीजन तो अच्छी बढ़ गई, सांस बढ़िया सा अच्छा सा आएगा, और आपको थकावट नहीं होगी उस दिन। क्यों? आपको ऑक्सीजन और दिनों से अधिक मिल रही है। और जो भस्म बच गई गोबर की, उस गोबर की भस्म को भी तिलक लगाओ तो एनर्जी लेवल ज्यादा, फिजिकल स्ट्रेंथ निश्चित रूप से 20 से 25% उसी समय जादू की तरह बढ़ेगी। और माथे पे तिलक लगाया, तनाव मन का एकदम कम होगा, पता चलेगा। खांसी जुकाम बुखार किसी में भी थोड़ा असली शहद हो, मेरे पास तो अफ्रीका से शहद आया तो नकली, अमेरिका से आया तो नकली, सब जगह से नकली शहद सप्लाई कर रहे हैं। बस कह देते हैं अफ्रीका का है, कोई अफ्रीकन आ गया निग्रो दे गया, कोई यूरोपियन आ गया। जितने शहद आ रहे हैं नकली आ रहे हैं, जो मेरे पास अभी तक पहुंचे। अभी अहमदाबाद गया हुआ था, वहां से किसी ने कहा जी हम बहुत महंगा शहद अफ्रीका से मंगवाया है, तो कोई आए थे वो दे गए, देखा 100% नकली, थोड़ी सी मिलावट भी नहीं थी उसमें शहद की, पूरा नकली। तो वो तो छोड़ दीजिए, अगर असली शहद हो तो इस भस्म को एक चुटकी चाट लीजिए, ना हो तो खांड गुड़ शक्कर कुछ नहीं, मोलासिस तो होगा, उसके साथ चाट लीजिए, आप देखेंगे हर बीमारी में निश्चित रूप से लाभ होगा। कुछ बीमारियां ठीक ही हो जाएंगी कुछ दिन में। तो इतनी कमाल की ये चीज है। तो अब बताइए, आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों दे रहा है, तो लौकिक कल्याण और पारलौकिक कल्याण, मन की प्रसन्नता तो है ही। अब इस गाय की सेवा के लिए जब हम कहते हैं, तो उसकी सेवा से जो मन को आनंद मिलता है, वो पैसे से तो नहीं मिल सकता। गाय की संगत में जितनी देर रहे उतना आनंद। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, यहाँ तो भगवान भी गौओं की संगत में रहने के लिए तरसते हैं।
भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मम अग्रतः गावः, मम पृष्ठतः गावः, मम दक्षिणतः गावः, मम वामतः गावः, मम सर्वतः गावः। वो भी यही मांग रहे हैं, भगवान भी मांग रहे हैं कि मेरे चारों ओर घूमे ही घूमे हो। इतना भगवान को भी आनंद आता है गाय के पास, तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतना सुखद है ये गाय का मामला। तो ये हो गया। तो इसलिए गाय और ब्राह्मण को मुझे लगता है समान कहा। है, यहाँ मेरे पास एक किताब पढ़ी है, ये अंग्रेजी में भी है, धर्मपाल जी की किताब है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी है। तो ये सब जो कुछ है ये उन ब्राह्मणों की देन है ना। जो आधुनिक विज्ञान ने पिछले 100 साल में किया, वो उनसे 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले हमारे वैज्ञानिक कर चुके थे। अब तो कुछ बातों में मान भी लिया, ग्रेविटेशन थ्योरी न्यूटन ने थोड़ी ढूंढी है। आर्यभट्ट के भी जो सिद्धांत है, कितनी दूरी उन्होंने नाप दी, ये सब कुछ गैलीलियो से बहुत पहले उन्होंने जान लिया था, सैकड़ों साल पहले। तो वो ब्राह्मणों को हम गाय के बराबर कह रहे हैं और गाय को ब्राह्मण के बराबर, तो इसका कुछ मतलब तो है। बताइए, हित हित के लिए वो बोल रहे हैं कि, और वैसे भी ब्राह्मण जो है कर्म के आधार पे होता है ना, जन्म के आधार पे नहीं है, भगवद गीता के अनुसार। जी क्षमा दमा तप शौचम शांति मार्दम। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, वंश, गौ वंश। तो अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं तो किस प्रकार के गो वंश हर प्रांत में पाए जाते हैं? जी, बढ़िया प्रश्न है आपका। हाँ, जन्मना जायते शूद्रः करुणा भवति द्विजः। तो आपने जो कहा वो कहा, हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण बनते हैं, और कर्म ब्राह्मणों वाले नहीं है तो नहीं है ब्राह्मण। नहीं माना है ना? तो गुमे तो हमारे पास सैकड़ों प्रकार की हुआ करती थी, पर अभी तक जो पंजीकृत भारत सरकार के द्वारा की गई है वो 40 से अधिक है, लगभग 43 है। वो मैं मोटा मोटे नाम आपको बता देता हूँ, आपको याद तो क्या रहेगा, और फिर भी थोड़ा कल्पना के लिए बता देता हूँ। कर्नाटक की एक अमृत महल, लंबे सींग, अंदर को संकरे रहते हैं, बाहर को फैले हुए नहीं रहते हैं, और सामने को भी कई बार मुड़े रहते हैं, बड़े लंबे ऐसे। तो वो है अमृत महल। इसके मस्तक पर सफेद रंग की भी होती है, थोड़ी खाकी रंग की भी है, और काला रंग भी गले पे होता है। मुंह नथने सब, इसके बैल जो है मध्यम कद के होते हैं, फुर्तीले होते हैं, और गाय दूध कम देती है, और इसके नंदी जो है खूब चुस्त फुर्तीले होते हैं। दूसरी है बचौर, बिहार की है ये नस्ल है। कोइलपुर परगना है, एक सीतामढ़ी है वहां का, तो वहां पे ये पाए जाते हैं। इनके बैलों का प्रयोग खेती में किया जाता है क्योंकि अच्छे मजबूत बैल है। खाकी रंग है, माथा खूब चौड़ा आता है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, कान इनके नीचे को लटकते हुए होते हैं। फिर तमिलनाडु की एक है बरगुर। बरगुर जाति का गोवंश जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्र की गौएं हैं ज्यादा जो है वहां की। इनका सर लंबा है, पूंछ थोड़ी छोटी होती है, और माथा थोड़ा ऊपर को उभरा रहता है। बैल काफी तेज चुस्त फुर्तीले होते हैं, और गौओं की मात्रा थोड़ी कम रहती है, कोई बहुत दुधारू गाय गौवंशीय नहीं है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में एक और गाय है डांगी। ये अहमदनगर, नासिक वगैरह में ये पाए जाते हैं। इनके गौओं का रंग लाल भी है, काला भी है, सफेद भी है। इसकी गाय भी दूध कम देती है, पर जब जब मैं कहता हूँ कम दूध, तो उसका गोबर और गौमूत्र औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, और उसके दूध से जो दवाई बनेगी उसके गुण बहुत अधिक होंगे। गोबर ऐसा लगता है जिसके ऊपर गोंद का पेंट किया हुआ है। पूरा गोबर ऐसे उठाओ तो उसमें जो डलियां सी रहती है ना गोबर में, उसमें वो आपस में लगता है गोंद से जुड़ी हुई, इतना उसमें गुण रहता है, तो उसके गुण बहुत अधिक रहते हैं। तो मैं जो गोबर मंगवा के उसका कुछ बनाता हूँ, वो भी पहाड़ी गाय का मंगाता हूँ, जो 1 आध लीटर दूध देती है। उसका दूध बढ़ाने पे हम काम कर रहे हैं, उसको 6 लीटर तक पहुंचाएंगे, 7 लीटर तक पहुंचाएंगे। अगले
4-5 साल में हो जाएगा। तो ऐसे 1 लीटर दूध होता है उसका। अब है गीर। गुजरात की ये गीर जो है ये बहुत प्रसिद्ध हो गई है, क्योंकि गुजराती लोगों ने इस पे प्रसिद्ध करने के लिए काम बहुत किया है। ऐसा नहीं कि सर्वोत्तम गाय है, पर भारतीयों को ऐसा भ्रम हो गया है कि सर्वोत्तम गाय है। ये उत्तम गाय है, बहुत उत्तम गाय है, पर सर्वोत्तम नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। अभी इसी गाय को एक महाराजा होते थे गुजरात के, तो उनकी मित्रता होगी ब्राजील के किसी किसान से उनकी, तो उन्होंने उनको एक नंदी जो है और कुछ गौएं उनको दे दी, गिर नस्ल की जो सर्वोत्तम नस्ल थी वो दे दी। तो अब उसका जो है वहां पे कृष्णा नाम का नंदी है, तो उन्होंने उसको देवता की तरह उसकी मूर्ति लगाई हुई है ब्राजील पे, जिसके कारण उनका दूध का उत्पादन जो 2 गुना से भी अधिक बढ़ा लिया उन्होंने। और ये भारत के हमारे बुद्धिमान जो वेटनरी चिकित्सक हैं, क्षमा करें, वो कहते हैं देसी गाय तो बेकार है, विदेशी लाओ। अब इसका मतलब है इनको जो वेतन दिया जा रहा है हमारे वेटनरी वैज्ञानिकों को, ये इसके पात्र तो नहीं है। अरे आपकी गाय का नाम गिरोलैंडो ब्राजील वालों ने रखा और उससे वो 60 लीटर दूध ले रही हैं, 9 से 10 लाख रुपया उस गाय का मूल्य है, और तुम अपनी गाय का दूध आज तक नहीं बढ़ा पाए। तुम कहते हो तुमने सर्टिफिकेट दे दिया है, बेकार गाय है, विदेशी लाओ। वो जहरीली गाय HF ले आए और जर्सी ले आए, वो सब लाए, उसके कारण भारत में डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ऑटिज्म और पता नहीं कैंसर क्या क्या बीमारियां आपने फैला दी, और उनके क्रॉस ब्रीडिंग के कारण हमारी करोड़ों गौएं पांचवी हो गई। तो ये वेटनरी चिकित्सक तो पात्र नहीं है, इनको वेतन दिया जाए, इनको तो कटघरे में खड़ा करके पूछा जाना चाहिए भाई तुमने किस बात का वेतन लिया। ये मेरा रोष, ये प्रश्न हर भारतीय का प्रश्न है, इससे आप बच नहीं सकते हैं भारत के वेटनरी के वैज्ञानिक। तो खैर वो 80 लीटर तक भी कुछ गौओं का अपवाद रूप दूध देती है वो। पर एक और नासमझी को सारे भारत में ले जा रहे हैं, अरे रेतीले क्षेत्र की, सूखे क्षेत्र की गाय है, नमी वाले क्षेत्र में रखोगे तो इसके गुण सारे खत्म हो जाएंगे, दूध नहीं ये देने वाली है। ये भूल हमसे हो रही है, वो नहीं करनी चाहिए। इस गाय का मूल स्थान काठियावाड़ है गुजरात में, और इसका जो है भारत के अलावा इसको विदेशों में काफी मांग है, इसराइल और ब्राजील में भी इसको बहुत निर्यात किया गया है। अब अगली कर्नाटक की एक और गाय है जिसको हल्लीकर कहते हैं। ये मैसूर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इनकी हल्लीकर की जो दूध देने की क्षमता काफी अच्छी होती है, ये खूब दूध देती है। फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक गाय पाई जाती है जिसको हरियाणवी गाय भी कह देते हैं। इसका रंग सफेद होता है, मध्यम आकार की है, थोड़ी बड़ी भी है, जो खूब दूध देती है। यानी इससे हम 10, 12, 15 लीटर दूध बिना कुछ विशेष प्रयास के मिल जाता है। और इसके बैल भी मजबूत है, नहीं तो होता क्या है, अधिक दूध देने वाली गाय के जो नंदी होते हैं वो मजबूत नहीं होते, इसके नंदी भी मजबूत और ये गाय भी दूध देने में बहुत अच्छी है। तो इसको हरियाणवी नस्ल की गाय। अब तमिलनाडु की एक गाय है जिसको कंगायम कहते हैं, वहां पे ये काफी चुस्त और फुर्तीली होती है, कोयम्बटूर में के दक्षिणी इलाके में पाई जाती है, दूध कम देती है और 10-12 साल तक दूध लगातार 15 साल तक दे देती है। वैसे हमारी गौओं का जो बोलते हैं 16-18 साल तक दूध देगी, 20 साल, पर ये सही बात नहीं है। 25-26 साल की उम्र तक भी हमारी कई गौएं दूध देती हैं, हर साल भी आती है 25-26 साल तक। पर शर्त एक ही है, वहां वेटनरी वैज्ञानिक का यदि हस्तक्षेप ना हो। यदि वेटनरी वैज्ञानिक आ गया तो 5-6 बार से ज्यादा कोई भी गाय दूध नहीं देती, ब्याती नहीं है वो। ये एक और उपलब्धि है हमारे वैज्ञानिकों की, है? तो खैर, तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके ऊपर से पर्दा हटना चाहिए, उसको पर्दा डाला हुआ मीडिया भी नहीं बताता। फिर है कांकरेज। गुजरात और राजस्थान में पाई जाने वाली बड़ी सुंदर गाय है, मुंह थोड़ा लंबाई में कम होता है और सींग बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना, विशाल काय सींग, सबसे लंबे इसी के सींग होती हैं। तो इसके सैकड़ों के झुंड को लेकर राजस्थान से जब लोग निकलते हैं, बड़ा सुंदर मनभावन दृश्य होता है। तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में ज्यादा मिलती है, बाड़मेर, सिरोही, जालौर इसके मुख्य क्षेत्र हैं। इसकी गाय 8-10 लीटर, 5-7-10 लीटर, 12 लीटर दूध रोज का आराम से दे देती है। और इसका मुंह थोड़ा बताया थोड़ा छोटा रहता है और सुंदर बड़ी लगती है, और इसके बैल
बहुत मजबूत होते हैं, खूब भार उठा लेती हैं, बैलगाड़ी के लिए बहुत अच्छी है। तो ये जो है ये दोनों उभय नस्ली है, ये दोनों प्रकार का उपयोग है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक और गाय है केन कथा। ये केन कथा का मूल स्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। इसकी केनवारिया नाम की से भी इसको जाना जाता है, केनवारिया। इसका शरीर का आकार तो छोटा होता है, सिर भी छोटा होता है, कमर सीधी होती है और कान लटके हुए थे। इसकी पूंछ की लंबाई मध्यम है, ना बहुत लंबी है ना बहुत छोटी है, जमीन से थोड़ी ऊपर रहती है। और इसका जो है औसत भार 350 किलो रहता है इसका भार। अब गोलाव नाम की एक और है गाय जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, गोलाव। ये गोलाव नस्ल जो है छिंदवाड़ा, नागपुर, वर्धा इन क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है। इसका शरीर भी मध्यम आकार का है, सफेद रंग की स्लेटी रंग की होती है, सिर लंबा है, कान मध्यम आकार के हैं, सींग थोड़े छोटे ही होते हैं, लंबे नहीं होते। और इसका औसत दूध जो है वो कोई 500 से 800 लीटर के बीच में वर्ष भर में एक ब्यात में दूध दे देती है ये। पर इसमें फैट की मात्रा वो बहुत अच्छी होती है, लगभग 4.5% तक इसके दूध का फैट मिल जाता है। फिर एक खैरीगढ़ है उत्तर प्रदेश की गाय, और क्योंकि खैरीगढ़ में मिलती है इसलिए नाम पड़ गया खैरीगढ़। इसका रंग सफेद होता है और सींग थोड़े बड़े होते हैं, इसके बैल खूब फुर्तीले और मजबूत होते हैं, और इसकी गाय भी थोड़ा दूध ये कम ही देती है। फिर खैरीगढ़ी नस्ल की जो है एक और है महाराष्ट्र खिलारी, खैरीगढ़ी खिलारी, महाराष्ट्र कर्नाटक में होती है ये खिलारी नस्ल। इनका मूल स्थान महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, और इसका रंग जो है खाकी है, सिर लंबा, सींग भी थोड़े लंबे हैं, पूंछ थोड़ी छोटी रहती है, पर गल कंबल वो खूब बड़ा इसका, खूब लटकता है साहीवाल की तरह। और बैल इसके खूब मजबूत होते हैं, बैलगाड़ी में और हल में खूब लगाए जा सकते हैं, और 350 से 450 किलो की गाय ये रहती है, और इसके दूध में भी 4% से ज्यादा फैट मिल जाता है। और फिर है कृष्णा वैली, ये कर्नाटक की नस्ल है, कृष्णा वैली उत्तरी कर्नाटक में है। ये नस्ल सफेद रंग की होती है, सींग छोटे, शरीर छोटा, और टांगे थोड़ी ऊंचाई भी कम रहती है, टांगे भी छोटी है, और थोड़ा भारी फूला शरीर सबसे अलग नजर आती है गाय, ऊंचाई कम और शरीर थोड़ा फूला हुआ है। तो ये एक ब्यात में करीब एक साल में 900 लीटर दूध दे देती है एक ब्यात में। फिर मालवी है एक मध्य प्रदेश की, इसके बैलों का उपयोग बहुत प्राचीन समय से बैलगाड़ियों के लिए, भारवाहक उसके लिए होता रहा है। खाकी रंग है, लाल रंग है, और गर्दन काली भी होती है इसकी, और दूध थोड़ा इनकी गाय का कम होता है। ग्वालियर क्षेत्र में भी खूब पाई जाती है गाय। फिर है मेवाती, ये मेवाती जो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। उसके सीधा शांत स्वभाव की गाय होती है ये, और कृषि में इसका खूब उपयोग किया जाता है, इसके नंदियों का। और इसमें कुछ गुण गिर नस्ल के भी थोड़ा आकार मिलता जुलता होता है, और ये मथुरा के क्षेत्र में भी खूब है। ये कोई 900 से 1000 किलो दूध एक ब्यात में दे देती है। फिर आई नागौरी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि नागौरी नस्ल जो है ये काफी अच्छी नस्ल है, पर दूध ज्यादा नहीं देती है। ये राजस्थान के नागौर जिले में पाई जाती है, और इसकी विशेषता है इसके नंदी भार उठाने में बहुत मजबूत होते हैं और सुंदर बड़े होते हैं। गले की झालर, ऊपर का हम्प वो अच्छी बड़ी होती है, और देखने में बहुत ही प्यारी लगती है ये। फिर निमरी है मध्य प्रदेश की, तो इसका रंग हल्का लाल सफेद जामुनी सा होता है, इसकी चमड़ी थोड़ी ढीली सी रहती है, माथा ऊपर को थोड़ा उभरा रहता है, शरीर भरा हुआ आता है, सींग तीखे, कान चौड़े, और एक ब्यात में 600 से 950 लीटर तक दूध ये दे देती है ना। तो फिर आ गया अंगोल, आंध्र प्रदेश की है। अब ये वर्णन में छोड़ देता है। पौवर उत्तर प्रदेश की है।
फिर पुन्नगारू, ये आंध्र प्रदेश की पुन्नगारू गाय है। इस नस्ल के पशु बहुत छोटे आकार के होते हैं, सफेद रंग की होती है, और इसका नर जो है वो कोई 100-125 किलो का होता है। और ये 200 ज्यादा से ज्यादा 225 किलो तक भार होता है। ये 1100 किलो, हाँ, दूध इसका थोड़ा कम है। फिर राठी, राजस्थान की ये बहुत मशहूर नस्ल है। ये राठी गाय की जो है, इसको दूध के लिए बड़ी प्रसिद्ध नस्ल है। ये गाय भी एक दिन में 8-10 लीटर दूध आराम से दे देती है। फिर लाल कंधारी है, लाल कंधारी भी दूध देने में बहुत अच्छी है। लातूर जिले में, बीड़ में, अहमदनगर में है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में पाई जाती है। इसके सींग टेढ़े मुड़े हुए रहते हैं, और ये 600 किलो तक दूध दे देती है एक ब्यात में। फिर लाल सिंधी है, ये भी दूध देने में बहुत अच्छी नस्ल मानी जाती है। लाल सिंधी बहुत अधिक दूध देने वाली गौओं में इसका गिनती की जाती है। 2000 से 3000 लीटर एक ब्यात में ये दे देती है। साहिवाल, ये बहुत दूध देने वाली गौओं में इसकी भी गिनती होती है। ये भी 2000 से 3000 लीटर दे देती है, और एक ब्यात में लगभग 10 महीने तक लगातार दूध ये आराम से दे सकती है। सिक्किम और भूटान में एक सीरी नाम की छोटी नस्ल की गाय होती है, और ये काला, सफेद और लाल रंग की भी होती है। ये भारी भरकम छोटे कद के प्राणी है इसके। फिर गंगा तीरी, उत्तर प्रदेश के गंगा के तट पे दलदली क्षेत्र में खूब दूध देने वाली गाय ये होती है। इसकी नस्ल को बचाने का काम वही प्रयागराज के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने इसकी नस्ल को 40 साल से बचाने का काम कर रहे हैं, और इसका दूध उन्होंने 25-30 लीटर तक पहुंचा दिया है। खूब नस्ल का सुधार किया उन्होंने इसका। ये दलदली जो चिकनी मिट्टी है वहां पे इसका अभ्यास खूब है चलने का। फिर उमलाचेरी तमिलनाडु की एक गाय है, और ये छोटे कद की गाय है। ये भी दूध थोड़ा 500 लीटर तक देती है एक ब्यात में, और इसका फैट जो है वो 5% तक पहुंच जाता है। ये इसकी विशेषता है। फिर जो बहुत प्रसिद्ध नस्ल है केरल की, विश्व प्रसिद्ध, वो है वेचूर है। ये इसके दूध से कहते हैं सभी रोगों पे इसके पंचगव्य का सबसे ज्यादा प्रभाव है वेचूर का, इसलिए सबसे कीमती गाय मानी जाती है। वो बकरी के आकार की, छोटी बकरी के आकार की है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में एक मोतू नाम की भी गाय पाई जाती है। फिर उसके बाद है घूमसरी है, उड़ीसा की गाय है। फिर बिंजापुरी है, उड़ीसा की है ये गाय भी। फिर उड़ीसा की है खरियर नस्ल की एक और गाय है। छत्तीसगढ़ की कोसली है एक गाय। बद्री है उत्तराखंड की, ये बद्री गाय का अभी पंजीकरण हुआ है ना, बद्री गाय का। तो ये बद्री गाय पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तराखंड से लेके हिमाचल तक पाई जाती है। छोटी होती है, सफेद है, भूरी है, लाल है, काली भी होती है। तो इसकी ऊंचाई भी कम है, और गले की छालर भी छोटी है, और दूध ये 1-1.5 किलो तक दूध देती है बस। और किसी किसी गाय का दूध होगा 5-6 लीटर तक जो है। कुछ नस्लें बहुत कम बची हैं, कुछ लोग उसको बढ़ाने का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। फिर बिलाही है, हरियाणा, चंडीगढ़ में। हमारे वहाँ जो हमारे घर के पास जो चंडीगढ़ का रास्ता है, उसमें मोरनी हिल का जो जितना क्षेत्र है, वहां पे किसानों का जो लेकर चलते हैं सैकड़ों गौएं, वो खूब गाढ़ा दूध है इसका। उसमें मलाई 4-4 बार हमने उतारी है, इतनी मलाई आ जाती है उसका फैट। तो बिलाही नाम की गाय है ये, अभी भी जंगलों में अच्छी सुरक्षित है। फिर हिमाचल प्रदेश की जो अभी इसी वर्ष में पंजीकृत हुई है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार सदाना उसमें लगे हुए थे, उसका पंजीकरण अभी हुआ है, उसको नाम दिया गौरी नस्ल। ये है। फिर उत्तर पूर्वांचल की कुछ नस्लें, मिथुन है, खासी गाय है, एक लक्ष्मी है, सीरी है सिक्किम की, थोथो है नागालैंड की। इस प्रकार हमारी देसी गौएं लगभग ये 43 बची हुई है। वैसे ये 100 से अधिक हुआ करती थी, पर ये पंजीकृत 43 है। हो सकता है 5-7, 10 ही और 10 ऐसी हो जिनका अभी पहचान और पंजीकरण
नहीं हुआ। नहीं निवेदन, पर ये सब की सब, जैसा कि आपने कहा कि ये सभी गौएं A2 नस्ल की हैं, निश्चित रूप से हैं, पर भारत में ऐसा भ्रम मत पालिएगा कि A2 भी दूध सबको मिलता है। 75% से ज्यादा हमको A1 मिलता है, विषैला दूध। और भारत की मैं कंपनियों का नाम ही लूंगा, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जो यूरोप से और अमेरिका से जो आपका A1 ड्राई मिल्क आता है, 70% वही दूध मिलाकर हमको दिया जाता है, अगर दूध नकली ना हो तो। और बाकी हमारे दूध तो 14 करोड़ किलो होता है दैनिक, और हमको 64 करोड़ किलो दूध बाजार में बिकता है दैनिक। अब बताइए, मैं आधा कह रहा हूँ A1 होगा, नहीं नहीं, उसमें से 14 करोड़ किलो में से आधा मतलब 5-7 करोड़ किलो शायद देसी गाय का दूध मिलता हो। पर लोगों में जागृति आई है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। मैं बचपन में सोचा करता था, जब स्कूल में पढ़ता था, 15, 18, 20 साल, 25 साल की आयु में, क्या कभी वो दिन आएगा जब भैंस के दूध से गाय का दूध महंगा बिकेगा? लोग कहते थे असंभव, लोग पागल थोड़ी है कि भैंस का दूध सस्ता लेंगे और गाय का महंगा। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मैं 90 रुपए किलो ले रहा हूँ गाय का दूध, देसी गाय का, और भैंस का दूध जब मर्जी 40, 45, 50 रुपए ले लो। ये पूरे भारत की हालत है आज। आज गाय का महत्व, भारतीय गाय का महत्व लोगों को समझ आने लगा है। अब उल्टी चक्री घूमने लगी है, या ये कहिए पहले उल्टी घूम रही थी, अब सीधी घूमने लगी है। इतना ही जी। थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सारे गौ वंश हैं भारत में और उनको बचाने की आवश्यकता है। और पूरे अब पश्चिमी देश जो है A2 मिल्क की तरफ मूव कर रहे हैं। भारत के लोग भी अपने जिससे भी दूध खरीदते हैं चेक करें A2 है कि A1 है। अगर भारतीय दूध है तो A2 होगा, और अगर वेस्टर्न दूध है तो वो A1 होगा। और आपको मैं बताऊं कि अमेरिकन मॉल्स में A2 मिल्क एक कॉमन चीज हो गया है, एक प्रीमियम ऑब्जेक्ट है, प्रीमियम सब्जेक्ट है। मतलब कि अगर लोग ज्यादा पैसा देते हैं, एक गैलन जो A2 मिल्क है वो $16 का बिकता है, 16। और A1 जो मिल्क है वो $7 का बिकता है, $6 या $7 का बिकता है। और अगर आप कॉस्को से खरीदते हैं अमेरिका में तो A2 मिल्क का आप प्राइस वहां पे चेक कर सकते हैं। तो भारत की तो गैलन सभी का मतलब कितना लीटर? 3.5 लीटर? 3-3.5 लीटर, थोड़ा ज्यादा, 3.5 से 3.8। तो तो ठीक। इतना महंगा बिकता है अमेरिका में प्रीमियम। और जबकि भारत का तो मुख्य मेन मिल्क ही A2 है। इतने सारे गौवंश हैं, तो अपने जो प्रांत के गौवंशों को बचाइए और ये कोशिश करिए कि आपकी सभी डेयरीज में आपकी लोकल गाय रहे, सो दैट आपको वहाँ का फ्रेश मिल्क वहाँ के प्रांत के हिसाब से मिले। और गौ हत्या पे बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। सभी जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो सुन रहे हैं इस शो को, आप सभी लोग एक गवर्नमेंट या लोकल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल पुलिस के थ्रू कार्य करिए और उनको बचाने की कोशिश करिए लीगली। आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स दीज काउस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है गायों को। सिर्फ भारत एक देश है जहाँ पे गायों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, किसी और देश में नहीं है। उसको आप यूज कर सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और राजेश कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया आज हमारे साथ। और अगले हम किसी और एथलीट लोगों का आज नस्ल, मुझे तो बहुत ज्ञान मिला इस शो से। अभी मैं इस पे सब पे जो भी आपने बोला उस पर रिसर्च करूंगा और साथ में इन गायों की फोटोग्राफ भी लगाऊंगा। तो वाह, प्लीज, थैंक यू सो मच। और नमस्कार राजेश कपूर जी, आपके साथ बात करके हमेशा आनंद आता है। और आपका भी सभी जो, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। इसका लिंक तो भेज ही देंगे आप? हाँ मैं आपको भेज दूंगा इसका लिंक। जी। और दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं, इसको शो को सब्सक्राइब करिए और लोगों को फॉरवर्ड करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि हम लोग इस तरह के शोज और बनाएं गो पे। और अमेरिका की गो नस्लों पर भी हम लोग बात करेंगे अगले शो में। नमस्कार, थैंक यू।